हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी आर्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, जो कि डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। मौर्य काल 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा नंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, किसको हराकर? मगध के राजा नंद को हराकर। सेकंड, मौर्य वंश का शासनकाल 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मूर्तिकला व वास्तुकला की उन्नति हुई। उस समय विशाल भवनें, परकोटे, दरवाजों और महलों की दीवारों आदि मूर्तियां उकेरी जाती थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मूर्तिकला और वास्तुकला की उन्नति हुई थी, और इस समय विशाल भवनों के परकोटों पर और दरवाजों पर, ठीक है, महलों की दीवारों पर आदि मूर्तियां उकेरी जाती थी। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, जिसका कार्यकाल था 298 से 272 ईसा पूर्व तक का। और उसके बाद चंद्रगुप्त के पौत्र, ठीक है, चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक का शासनकाल रहा, जिसका कार्यकाल था 272 से 232 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर तक ले जाने का श्रेय चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। ठीक है, मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर तक ले जाने का श्रेय किसको जाता है? सम्राट अशोक को जाता है। अशोक के समय भारत में मूर्तिकला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास होता दिखाई देता है। ठीक है, अशोक के काल में भारत में मूर्तिकला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास होता हुआ दिखाई देता है। उसने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में पड़ोसी राज्य कलिंग पर विजय के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद। तो जो मतलब कलिंग युद्ध में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद उसने इसके प्रायश्चित स्वरूप ही क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। इन्होंने अपने समय में या फिर अपने शासनकाल में कई स्तूप, विहार, स्तंभ व शिलालेखों बनाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अपने कार्यकाल में कई स्तूप, विहार, स्तंभ और शिलालेख बनवाए। और अशोक की लोक कल्याण भावना एवं शिलालेखों के रूप में व्यक्त होती है, जिन पर उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया था। ठीक है, अशोक ने शिलालेखों पर क्या किया था? बुद्ध के उपदेशों को क्या किया था? खुदवाया था। नेक्स्ट, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 17 स्तंभों का पता चला है। ठीक है, अशोक के द्वारा बनाए गए लगभग कितने स्तंभों का पता चला है? तो लगभग 17। ठीक है, 17 स्तंभों का पता चला है। ये स्तंभ सारनाथ, सांची, चंपारण के लौरिया नंदनगढ़, रमपुरवा, कौशाम्बी, बुद्धगया, पटना, फर्रुखाबाद आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट,
अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। ठीक है, अशोककालीन स्तंभ क्या है? मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार विचार अंकित किए हैं। तो इन स्तंभों पर क्या किया अशोक ने? अपने उदार विचार का मतलब है अपने, जैसे अशोक ने क्या कर दिया था, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी मतलब अशोक के विचार थे तो उनको अंकित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्तंभ चुनार के, ठीक है, ये स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं जो लगभग 35 से 40 फुट ऊंचाई के हैं। ठीक है, हाँ, तो अशोककालीन जो स्तंभ है वो किससे बनाए गए हैं? तो चुनार के लाल बलुआ पत्थर से। और इसकी जो मतलब जो स्तंभों का जो आकार है वो क्या है? लगभग 35 से 40 फुट की ऊंचाई के हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, अशोककालीन स्तंभों का निर्माण 2 भागों में किया गया है। ठीक है, अशोककालीन स्तंभों का निर्माण कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 समूचा गोल लाट और नंबर 2 परगहा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अब अभी नीचे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन स्तंभों के शिरोभाग पर सिंह इन स्तंभों के शिरोभाग पर सिंह, गज, वृषभ आदि पशुओं की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो जितने भी स्तंभ है इनके शिरोभाग पर, ठीक है, तो शिरोभाग पर क्या है? सिंह, गज, वृषभ आदि पशुओं की मूर्तियां अंकित किया गया है। अब जो स्तंभों की बनावट है वो कैसी है, उस टाइम की जो स्तंभों की जो बनावट है कैसी है, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन स्तंभों की लाठ, ठीक है, जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने कि जो स्तंभ थे अशोककालीन वो कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा था? गोल समूचा लाठ और दूसरा परगहा। ठीक है, तो इन स्तंभों में जो लाठ थी, ठीक है, लाठ गोल व नीचे से ऊपर तक चढ़ाव उतारदार है और जिनकी ऊंचाई लगभग 40 फुट तक है। ठीक है, जो लाठ की जो ऊंचाई कितनी है? लगभग 40 फुट तक है और वजन 1000 से 1200 मन तक होता है। और स्तंभों के ऊपर परगहे में 5 भाग किए गए हैं। और स्तंभों के ऊपर, ठीक है, जो 2 भाग है, नंबर 1 तो गोल लाठ और नंबर 2 परगहा। ठीक है, तो परगहे के कितने भाग किए गए हैं? 5 भाग हैं। और नंबर 1 मेखला यह एक हरी व दोहरी रहती है जो लाठ के ठीक ऊपर सबसे पहल आती है। ठीक है, तो लाठ के ऊपर सबसे पहले आती है। नंबर 2 है बैठकी। मेखला के ऊपर लौटे हुए कमल की आकृति अथवा उल्टे कमल की आकृति जिसकी पंखुड़ियों की आकृति को बैठकी या फिर घंटाकृति कहते हैं। नंबर 3 कंठा। बैठकी के ऊपर फिर कंठा बना होता है। नंबर 4 चौकी। कंठे के ऊपर गोलाकार व चौकोर आकार की चौकी बनी रहती है। और फिर 5वां भाग है शीर्ष। ठीक है, तो परगहा के जो 5वां भाग है वो क्या है? शीर्ष है, जो चौकी के ऊपर एक और एकाधिक पशुओं की मूर्तियां बनी होती थी। तो चौकी के ऊपर कौन कौन सी मूर्तियां? पशुओं की मूर्तियां बनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमुख स्तंभ। ठीक है, तो जो अशोककालीन जो स्तंभ बनाए गए हैं उसमें से जो प्रमुख स्तंभ है वो कौन कौन से हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो नंबर 1 है लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ की चौकी पर उभारदार
उड़ते हुए हंस अंकित किए गए हैं तथा शीर्ष पर सिंह है। ठीक है, जो लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है तो उसमें उसकी जो चौकी पर क्या बनाया गया है, उड़ते हुए हंस अंकित किए गए हैं और शीर्ष पर क्या है, सिंह है। नंबर 2 है रमपुरवा। ठीक है, रमपुरवा के स्तंभ पर यह चौकी गोलाकार है जिस पर पक्षी आंके गए हैं। चौकी के ऊपर यह सिंह उकड़ू बैठा हुआ अंकित किया गया है। ठीक है, तो जो चौकी के ऊपर क्या है, सिंह उकड़ू बैठा हुआ दर्शाया गया है। कहाँ, रमपुरवा के स्तंभ में। ठीक है, और रमपुरवा के ही दूसरे स्तंभ पर बैल की आकृति है और आजकल यह बैल का स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। और जो रमपुरवा की जो दूसरा स्तंभ है बैल की आकृति, वह आजकल कहाँ रखा गया है, वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। नेक्स्ट है शंकाश्य। शंकाश्य या फिर शंखिसा। शंकाश्य के स्तंभ शीर्ष में हाथी की आकृति थी जो अभी भी सुरक्षित है। ठीक है, शंकाश्य के शीर्ष स्तंभ में किसकी आकृति है, हाथी की आकृति है जो अभी भी सुरक्षित है। नेक्स्ट है सारनाथ का स्तंभ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ अशोककालीन मूर्तिकला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है जिसके शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर क्या है, शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट है सारनाथ का यह स्तंभ अशोक के शासनकाल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य में स्थापित किया गया। ठीक है, और जो सारनाथ का जो स्तंभ है वह अशोक के शासनकाल में बनाया गया था और अशोक के शासनकाल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में बनाया गया था। ठीक है, भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश स्मारक के रूप में कौन सा स्तंभ बनाया गया था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जैसे, तो फिर इसका राइट आंसर होगा सारनाथ स्तंभ। और सारनाथ स्तंभ की स्थापना मतलब जो कब बनाया गया था ये सारनाथ स्तंभ को अशोक के द्वारा, तो ये बनवाया गया था 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य में। ठीक है, अब इस स्तंभ का पड़गाहा पूरी तरह से सुरक्षित है और परंतु इन पर बनी सी आकृतियाँ के ऊपर पहले एक धर्म चक्र रखा हुआ था जो अब टूट चुका है। ठीक है, तो जो सारनाथ स्तंभ का जो पड़गाहा है, पड़गाहा के कितने भाग होते हैं, 5 भाग, तो पांचों भाग क्या है, अभी भी सुरक्षित है। लेकिन वह जो सारनाथ स्तंभ के जो शीर्ष में जो 4 सिंह हैं उनके ऊपर भी एक क्या बनाया गया था, एक धर्म चक्र बनाया हुआ था और जिसमें कि 32 अड़े थे। ठीक है, कितने अड़े, 32 अड़े बनाए गए थे। तो वो अब क्या हो गया, अब टूट चुका है। ठीक, नेक्स्ट, सारनाथ के स्तंभ पर 4 धर्म चक्र बने हैं। ठीक है, सारनाथ स्तंभ की चौकी पर कितने धर्म चक्र बने हैं, 4 धर्म चक्र बने हैं तथा उनके बीच में 4 पशु अंकित है। ठीक है, और धर्म चक्र के बीच में क्या है, 4 पशु अंकित है जो हाथी, अश्व, वृषभ और सिंह। ठीक है, कौन कौन से पशु अंकित है सारनाथ स्तंभ में, कौन कौन से पशु अंकित है, हाथी, अश्व, वृषभ और सिंह, जो कि चारों दिशाओं की ओर दौड़ते हुए आंके गए हैं। ठीक है, और ये चारों पशु मूलतः भारतीय है और
प्राचीन युग में चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, तो जो ये चार पशु है, हाथी, अश्व, वृषभ और सिंह। ठीक है, तो ये प्राचीन युग में चारों दिशाओं के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, इनमें से जो सिंह है, सिंह शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। ठीक है, जो सारनाथ स्तंभ में जो सिंह है वह किसका प्रतीक है? वह है शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। गज हाथी। ठीक है, तो हाथी किसका प्रतीक है? यह है चातुर्य, विचारशीलता, ऐश्वर्य का प्रतीक है। वृषभ यानी कि बैल, तो ये भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। अश्व राज्य के विस्तार का प्रतीक है। ये चार पशु चार दिशाओं के प्रतीक भी हैं। जैसे कि गज जो हाथी है वह पूर्व दिशा का प्रतीक है, और वृषभ पश्चिम दिशा का प्रतीक है। सिंह उत्तर दिशा का प्रतीक है तथा अश्व दक्षिण दिशा का प्रतीक माना जाता है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर जो चार सिंहों के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ था, ठीक है, जो कि अब टूट चुका है। इस विशाल चक्र का व्यास कितना था? ठीक है, इस विशाल चक्र का व्यास 2 फुट 9 इंच था तथा इसमें 32 अड़े थे। ठीक है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो जो ये सारनाथ स्तंभ की जो शीर्ष पर जो चार सिंह हैं, इसके ऊपर क्या रखा गया था? विशाल धर्म चक्र रखा गया था, और इसका जो व्यास कितना था? 2 फुट 9 इंच था। और इसमें कितने अड़े थे? तो इसमें थे 32 अड़े। और यह अब टूट चुका है, लेकिन इसकी जो मतलब अब यह टूट तो चुका है, लेकिन अब कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ संग्रहालय में अब सुरक्षित है। सारनाथ स्तंभ में हमें शेर के कितने सिर दिखाई देते हैं? ठीक है, तो ये दिखाई देते हैं 3 सिर, और एक सिर पीछे की ओर होता है। भारत सरकार ने अशोक के किस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया? ठीक है, तो भारत सरकार ने सारनाथ के स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया है। ठीक है, जो सारनाथ स्तंभ के जो निचले भाग में स्थित जो एक अशोक चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र, उसको क्या कर रखा है? तिरंगे के मध्य में। जो तिरंगे के मध्य में जो चक्र है, तो जिसमें कि 224 तिल्लियाँ भी हैं, तो कहाँ से लिया गया है? वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, और आगे भी मौर्य काल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि अशोक के शिलालेख है, मूर्ति कला है और स्थापत्य कला है। कई चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। और तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।